हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 के सिविक्स के चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। तो यहां पर इस चैप्टर में हम लोग एक टॉपिक को समझने वाले हैं, एक कंसेप्ट को समझने वाले हैं, जिसको कि हम लोग सेकुलरिज्म बोलते हैं। अब देखिए, ये जो कंसेप्ट है सेकुलरिज्म का, इसके बारे में थोड़ी मोड़ी बातें आपने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी। अब पिछले चैप्टर में क्या हमने पढ़ा था, जरा सा इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, फिर यहां पर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे तो थोड़ा सा हमारा एक तरीके से बैकग्राउंड बना हुआ रहेगा। देखिए, पिछले चैप्टर में हमने कई सारे फीचर्स देखे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। उसमें से एक फीचर हमने पढ़ा था कि भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुसार हमारा देश एक सेकुलर देश होगा, सेकुलर नेशन होगा। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल को अपनाया गया है। सेकुलरिज्म होता क्या है, पिछले चैप्टर में शॉर्ट में एक लाइन में हमने डेफिनेशन देखा था। कहता है कि अ सेकुलर स्टेट इज वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रोमोट एनी रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। मतलब कि एक सेकुलर स्टेट वैसा स्टेट होता है जो कि जहां पर जो स्टेट है, स्टेट कहने का मतलब क्या है, यहां पर जब हम लोग स्टेट बोल रहे हैं तो स्टेट का मतलब हमारा राज्य नहीं होता है। जो हम लोग उत्तर प्रदेश स्टेट, बिहार स्टेट बोलते हैं, वो स्टेट की बात यहां पर नहीं हो रही है। यहां पर स्टेट शब्द का मतलब हुआ, मतलब जो हमारी कंट्री है, हमारा देश है, इसमें जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है, जिसमें कि पार्लियामेंट, जिसमें कि हमारा गवर्नमेंट या फिर हमारा कोर्ट या फिर पुलिस पावर, आर्मी पावर या फिर जो भी गवर्नमेंट का मैकेनिज्म है, सबको एक साथ मिला करके हम लोग स्टेट बोल रहे हैं। ठीक है, तो मतलब क्या कि हमारा देश जो है, कोई भी देश सेकुलर देश कब होगा, जब उस देश में जो सरकार है या फिर जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है वो रिलीजन को, किसी एक रिलीजन को अगर प्रमोट नहीं करेगा, मान्यता नहीं देगा, सबको बराबर ट्रीट करेगा, तब हम बोलेंगे कि भाई वो देश क्या है, सेकुलर है, और उस देश में सेकुलरिज्म का प्रिंसिपल फॉलो होता है। ठीक है, यह चीज आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, यहां पर भी थोड़ा सा हमने पढ़ लिया। अब इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब यहां पर इसी सेकुलरिज्म के कंसेप्ट को यहां पर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्यों डिटेल में पढ़ने वाले हैं? यहां पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि भाई ये क्यों होना चाहिए, सेकुलरिज्म किसी भी कंट्री में क्यों होना चाहिए, इसके होने के क्या फायदे होते हैं, और अगर सेकुलरिज्म ना हो तो क्या नुकसान हो सकता है, यह चीज यहां पर हम लोग समझने वाले हैं। अब यहां पर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको समझाया जा रहा है कि देखो, मान लो कि तुम क्या हो, हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो, और तुम कहां रहते हो, तुम रहते हो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यानी जो अमेरिका देश है ना, यूएसए, वहां पर तुम रहते हो, और वहां पर क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म बहुत पावरफुल है। अब ये क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म कहने का क्या मतलब हुआ, मतलब यहां पर यह हुआ कि क्रिश्चियन धर्म के मानने वाले लोग, ऐसे लोग जो कि अपने धर्म के अलावा दूसरे धर्म के लोगों को बराबर का नहीं समझते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं, और यहां पर इस प्रकार की विचारधारा को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटलिज्म बोलते हैं। कि भाई जो ऐसे लोग जो कि क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं, लेकिन मानते हैं कि हमारा क्रिश्चियन धर्म सबसे बढ़िया, और किसी को हमारे देश में नहीं रहना चाहिए, बराबर का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, किसी के साथ हम लोग साथ बैठकर खा नहीं सकते, रह नहीं सकते, इस प्रकार की विचारधारा जो रखते हैं उनको हम लोग फंडामेंटलिस्ट बोलते हैं। और यह विचार जो है इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटलिज्म। ठीक है, तो यूएसए, तुम मान लो कहां रहते हो, यूएसए में रहते हो, तुम हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो, वहां पर कौन धर्म मानने वाले लोग रहते हैं, क्रिश्चियन धर्म मानने वाले लोग रहते हैं। कैसे लोग हैं, फंडामेंटलिस्ट लोग हैं, जो कि दूसरे धर्म के लोगों के साथ बराबर का बिहेवियर नहीं करते, बराबर का ट्रीटमेंट नहीं करते। अगर वहां पर तुम क्या करते हो, तुम वहां पर अमेरिका के नागरिक बन जाते हो, लेकिन उसके बावजूद कोई भी तुम्हारे धर्म के कारण तुम्हें घर देने को तैयार नहीं है, तुमको अपने मोहल्ले में नहीं रहने देना चाहता है, तो ऐसा तुमको कैसा लगेगा कि भाई मैं यूएसए का नागरिक बन गया हूं, लेकिन फिर भी मुझे बराबर का ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, लोग यहां पर अपने मोहल्ले में, अपने घर में मुझे रहने नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन जो होगा, तब तुमको कैसा लगेगा?
और तुम सोचो कि अच्छा तुम लोग मेरे साथ भेदभाव करेगा, हम जाके पुलिस में कंप्लेन करते हैं। तुम जाओगे यूएसए में पुलिस में कंप्लेन करने, और वहां पर भी तुमको क्या हो, तुमको एक प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़े और तुमको बोला जाए कि तुम इंडिया वापस चले जाओ, यूएसए क्यों आए हो। तो तुम सोचो कि एक तो तुम्हारे साथ लोग भेदभाव कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो सरकार है, सरकार की पुलिस है, वो भी भेदभाव कर रही है। तो तुम क्या करोगे, तुम बहुत गुस्सा होगे, बहुत परेशान हो जाओगे, क्योंकि यहां पर लोग के साथ साथ तुम्हारे पास जो व्यवस्था है, यानी कि जो सरकार है, जो पुलिस है, जिसको तुम्हारी सुरक्षा करनी चाहिए, वो भी तुम्हारे साथ भेदभाव कर रही है। अगर ऐसा तुम्हारे साथ ट्रीटमेंट हो तो तुम वापस हो सकता है इंडिया आओ, या फिर तुम्हारे अंदर दो प्रकार की विचारधारा आ सकती है, दो प्रकार से तुम सोचना शुरू कर दोगे। पहला तो तुम सोचोगे कि अच्छा अमेरिका में क्रिश्चियंस की संख्या ज्यादा है, तो इंडिया में तो कम है ना, इंडिया में तो मुस्लिम्स ज्यादा हैं, हिंदू ज्यादा हैं, तो इंडिया में हम क्या करेंगे, क्रिश्चियंस के साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा मुझे अमेरिका में ट्रीटमेंट मिला। ठीक है, तुम ये सोच सकते हो। दूसरा आंसर तुम ये ले सकते हो, दूसरा यहां पर थिंकिंग तुम्हारा ये हो सकता है कि हमें सभी लोगों के लिए जस्टिस प्रोवाइड करना है। मतलब कि जैसा प्रॉब्लम मुझे झेलना पड़ा अमेरिका में, वो चीज प्रॉब्लम यहां के माइनॉरिटी लोगों को ना झेलना पड़े, और साथ ही साथ अगर मैं अमेरिका का नागरिक बन गया हूं तो वहां पर भी सबके लिए जस्टिस हो, सभी लोगों को बराबर का ट्रीटमेंट मिले, किसी के साथ धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। ठीक है, अब यहां पर इस तरीके के बैकग्राउंड के साथ हम लोग यहां पर शुरू करते हैं चैप्टर। आप लोग समझ गए कि यहां पर हम लोग किस कंसेप्ट में बात कर रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं, कि भाई देखो यहां पर धर्म के आधार पर लोग या फिर सरकार की व्यवस्थाएं कोई भेदभाव ना करे, यह चीज यहां पर हम लोग स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर कहता है कि हिस्ट्री प्रोवाइड्स अस विथ मैनी एग्जांपल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन एंड परसिक्यूशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो हिस्ट्री में बहुत सारे इवेंट्स आपको ऐसे पढ़ने के लिए मिलेंगे जहां पर लोगों के साथ धर्म के आधार पर बहुत तरीके के भेदभाव हुए हैं। भेदभाव तो बहुत छोटी बात हो गई, लोगों की बहुत बड़ी संख्या में हत्याएं तक की गई हैं। आप सबने हिटलर का नाम सुना होगा, और हिटलर के शासन में जब हिटलर जर्मनी पर शासन कर रहा था, वहां पर जो ज्यूज रहते थे, यहूदी रहते थे, उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया था। शुरुआत में तो उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया गया, और फिर आगे चल करके उनको लाखों क्या 50 लाख की संख्या में यहूदियों की हत्या कर दी गई। कारण क्या था, सिर्फ एक कारण था कि वो सब यहूदी थे, वो सब ज्यूज थे। समझ गए, और इसलिए सिर्फ उनके धर्म के कारण हिटलर ने लाखों की संख्या में यहूदियों की हत्या करवा दी। अब देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर क्या हुआ, यहूदियों के साथ भेदभाव हुआ, गलत व्यवहार हुआ। लेकिन जब यहूदियों का एक देश बना जिसका नाम है इजराइल, तो इजराइल में यहूदियों की संख्या ज्यादा हो गई। ज्यादा संख्या मतलब क्या, मतलब कि यहूदियों की संख्या इजराइल में जितनी आबादी है उसमें सबसे ज्यादा किसकी है, यहूदियों की। लेकिन वहां पर मुस्लिम भी रहते हैं, वहां पर क्रिश्चियंस भी रहते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, जब इजराइल देश बना तो इजराइल देश में यहां पर जो यहूदी थे वो दूसरे धर्म के लोगों के साथ भेदभाव करना शुरू कर दिए। जो वहां पर क्रिश्चियन रहते थे, जो वहां पर मुस्लिम रहते थे, उनके साथ भेदभाव करना शुरू कर दिए। अब यहां पर इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें तो सऊदी अरब देश है, सऊदी अरब देश में संख्या किसकी ज्यादा है, सऊदी अरब देश में संख्या ज्यादा है मुस्लिमों की, और वहां पर भी कुछ दूसरे धर्म के लोग रहते हैं, कुछ क्रिश्चियंस रहते हैं, कुछ इंडिया से गए हुए हिंदूज भी रहते हैं, और भी दूसरे धर्म के लोग रहते हैं। तो वहां पर सऊदी अरब में जो नॉन मुस्लिम्स हैं, मुस्लिमों को छोड़कर बाकी के जो लोग हैं, उनको अपने मंदिर बनाने का कोई परमिशन नहीं है, चर्च बनाने का कोई परमिशन नहीं है, और साथ में वो पब्लिक प्लेस पर जमा होकर के प्रेयर भी नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार की भेदभाव है। समझ गए, तो यहां पर आपको क्या समझने को मिल रहा है, यहां पर समझने को यह मिल रहा है कि देखो
हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां पर लोगों के साथ भेदभाव होते हैं, हमेशा से होते आए हैं और आज भी दुनिया के बहुत सारे देशों में भेदभाव होते आए हैं। ठीक है, समझ गए। अब यहां पर आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन द एबव एग्जाम्पल्स मेंबर्स ऑफ वन रिलीजियस कम्युनिटी ईदर परसिक्यूट और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट मेंबर्स ऑफ अदर रिलीजियस कम्युनिटीज। जो ऊपर हमने एग्जाम्पल देखे, उन एग्जाम्पल्स में क्या हमें देखने को मिला कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, गलत ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब यहां पर कहता है कि दीज एक्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टेक प्लेस मोर इजली व्हेन वन रिलीजन इज गिवन ऑफिशियल रिकॉग्निशन बाय द स्टेट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर रिलीजन्स। अब यहां पर क्या है भाई, बात यह है कि देखो, दुनिया में तुम कोई भी अगर तुम देश देखते हो, चाहे कोई भी तुम देश देख लो, उस देश में तुमको यह देखने को मिलेगा कि एक से ज्यादा धर्म मानने वाले लोग रहते हैं। जैसे इंडिया में तुम देखो तो भाई कितने धर्म के लोग रहते हैं तुमको पता है। इसी प्रकार से तुम अगर अमेरिका में जाओ तो अमेरिका में क्रिश्चियंस भी रहते हैं, लेकिन दूसरे धर्म के लोग भी रहते हैं, हिंदू मुस्लिम यहूदी सभी लोग रहते हैं। इसी प्रकार से तुम कहीं भी चले जाओ, जैसे चाइना में चले जाओ, चाइना में बौद्ध धर्म मानने वाले लोग भी हैं, वहां पर ताओइज्म मानने वाले लोग भी हैं और भी दूसरे धर्म मानने वाले लोग हैं। तो मोर और लेस बात यही है कि दुनिया के किसी भी सोसाइटी में एक से ज्यादा धर्म मानने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, उसमें से कोई एक धर्म ऐसा होता है जिसको मानने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है। जैसे इंडिया को तुम देखते हो तो यहां पर हिंदू धर्म मानने वाले लोगों की संख्या 80% है। इसी प्रकार से तुम अमेरिका में जाओगे तो वहां पर 90% या फिर उससे भी ज्यादा क्रिश्चियंस रहते हैं। उसी प्रकार से तुम अगर यहां पर जापान में जाओ तो जापान में बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है। तो भाई बात यहां पर यही है कि दुनिया में हर एक देश में ऐसी व्यवस्था हमको देखने को मिलती है कि एक से ज्यादा धर्म मानने वाले लोग रहते हैं और वहां पर ये जो लोग हैं उनमें से कुछ लोग एक धर्म को मानते हैं जिनकी संख्या ज्यादा है। जैसे हम लोगों ने क्या देखा, हमने देखा कि इंडिया में हिंदूज की संख्या ज्यादा है, अमेरिका में क्रिश्चियंस की संख्या ज्यादा है, और हमने अभी तुरंत एग्जाम्पल देखा कि धर्म के आधार पर भेदभाव होते हैं। जैसे हिटलर के शासन में यहूदियों के साथ भेदभाव हुआ, सऊदी अरब में दूसरे मुस्लिम्स को छोड़कर दूसरे लोगों के साथ भेदभाव होता है। मतलब यहां पर यह कहना चाहता है कि देखो, जो समाज है उसमें धर्म के आधार पर एक प्रकार से अलग अलग लोग रहते हैं, लेकिन जब सरकार किसी एक धर्म को अपना लेती है तब यहां पर भेदभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सऊदी अरब का एग्जाम्पल हमने देखा। सऊदी अरब में क्या हमने देखा कि जो नॉन मुस्लिम हैं वो पब्लिकली कोई प्रेयर नहीं कर सकते, मीटिंग नहीं कर सकते, अपना चर्च नहीं बना सकते, टेंपल नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि वहां पर जो सरकार है वो सरकार ही इस्लाम धर्म को मानती है, वो सरकार ही इस्लाम धर्म को प्रमोट करती है। इस वजह से वहां पर दूसरे धर्म के लोगों के साथ भेदभाव करना आसान हो जाता है। इसी प्रकार से हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। पाकिस्तान की जो सरकार है वो इस्लाम धर्म को मानती है, इस्लाम धर्म को प्रमोट करती है, किसी दूसरे धर्म को बराबर का ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, इसलिए यहां पर भी भेदभाव करना आसान हो जाता है। जो सरकार है वही लोगों के साथ भेदभाव करना शुरू कर देती है। लेकिन इसके कंपैरिजन में तब जब तुम दूसरे कंट्रीज को देखोगे, जैसे कि यूएसए को देखोगे, इंडिया को देखोगे या फिर यूरोप के कंट्रीज को देखोगे, तो यहां पर तुमको पता चलेगा कि जो सरकार है वो किसी धर्म को नहीं मानती है, सरकार का कोई धर्म नहीं है, सरकार किसी धर्म को प्रमोट नहीं कर रही है। इसलिए सरकार जो है सभी धर्मों को बराबर का ट्रीटमेंट देती है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। और अगर समाज में कहीं भेदभाव हो रहा है तो उस भेदभाव को कम करने की कोशिश करती है या फिर उसको खत्म करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो मेन मुद्दा हमने क्या समझा? मुद्दा यह समझा कि देखो भाई, यहां पर समाज में भेदभाव तो हो सकता है कि लोग करें, लेकिन अगर सरकार किसी धर्म को प्रमोट करने लगेगी, उसको मानने लगेगी, तो यह भेदभाव कई गुना बढ़ जाता है। जैसे हिटलर का एग्जाम्पल हमने देखा, तो भाई हिटलर जो था वो जर्मनी पर रूल कर रहा था और वो जर्मनी का एक तरीके से शासक था, वहां का रूलर था।
और वही एक धर्म को, अपने क्रिश्चियन धर्म को लेकर के चल रहा था और वो दूसरे धर्म के साथ भेदभाव कर रहा था। इसलिए उतने बड़े स्तर पर लोगों की हत्याएं हुई। अगर वहां पर सरकार जो है वो धर्म को प्रमोट नहीं करता, लोगों के साथ भेदभाव नहीं करता, तो उतना बड़ा भेदभाव नहीं होने पाता। ठीक है, अब यहां पर हमारे सामने सवाल आता है, बेसिक सा सवाल है, व्हाट इज सेक्युलरिज्म? सेक्युलरिज्म होता क्या है भाई? तो सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट एक तरीके से हम लोग अब तक क्लियर कर चुके हैं कि क्या होता है, ये कहना क्या चाहता है, लेकिन फिर भी यहां पर जरा सा हम लोग देख लेते हैं। कहता है कि इन द प्रीवियस चैप्टर यू read about how the Indian Constitution contains fundamental rights that protect against state power as well as against the tyranny of the majority। हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा? हमने पिछले चैप्टर में फंडामेंटल राइट्स के बारे में काफी बातें पढ़ी, वहां पर तरह तरह के फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़ लिए। वहां पर हमने देखा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है भाई, फंडामेंटल राइट्स नाम का चीज होता है, ये तो आपको पता ही है। अब ये फंडामेंटल राइट्स का क्या काम होता है? ये एक तरीके से हमारे देश में लोग, हर एक व्यक्ति को, चाहे वो कोई छोटा हो, बड़ा हो, लड़का हो, लड़की हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कोई मतलब नहीं है, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, हर व्यक्ति को एक बेसिक अधिकार देता है कि भाई तुम्हारा कुछ बेसिक राइट है, अधिकार है, और ये राइट, ये अधिकार तुमसे कोई छीन नहीं सकता है, चाहे वो सरकार हो या फिर समाज के लोग हो, हमारे सोसाइटी के लोग हो, कोई भी तुमसे किसी भी कारण से तुम्हारे अधिकार को नहीं छीन सकता है। यह तुम्हारा बेसिक राइट गारंटी किया गया है। अब यहां पर देखिए, उसी फंडामेंटल राइट में एक राइट हमको रिलीजन के लिए भी दिया गया है कि भाई हर एक व्यक्ति को यह भी अधिकार है कि वो अपनी मर्जी से कोई भी धर्म का पालन करे, अपने तरीके से पालन करे, और कोई उसको न तो रोक सकता है न किसी तरीके से प्रभावित कर सकता है। यही चीज कहता है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल्स द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस एज दे इंटरप्रेट दिस। मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हर एक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार जीने का परमिशन देता है, अपने धर्म को प्रैक्टिस करने का परमिशन देता है, और साथ में अपने तरीके से प्रैक्टिस करने का परमिशन देता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि भाई देखो, हर एक धर्म को तुम जब देखोगे ना, तो हर एक धर्म को तरह तरह के मानने वाले लोग होते हैं। जैसे कि हिंदुइज्म को तुम देखो तो बहुत सारे लोग हैं हिंदुइज्म में जो कि मूर्ति पूजा करते हैं, वहीं कुछ लोग हैं हिंदुइज्म में जो कि मूर्ति पूजा में नहीं मानते हैं। जैसे आर्य समाज के लोग हैं, ब्रह्म समाज के लोग हैं, वो सब मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ लोग मूर्ति पूजा करते हैं। उसी प्रकार से कुछ लोग भगवान की पूजा करते हैं, तो कुछ लोग शिव भगवान की पूजा करेंगे, कुछ लोग जाकर के गणेश भगवान की पूजा करेंगे, कुछ जाकर के विष्णु भगवान की पूजा करेंगे। सब लोग अपने तरीके से, कि भाई धर्म कैसे चलेगा उनका अपना मतलब है, वो अपने तरीके से फॉलो करते हैं। इसी प्रकार से तुम दूसरे धर्म को भी देखो, क्रिश्चियन धर्म को देखोगे तो वहां पर कैथोलिक होते हैं, प्रोटेस्टेंट होते हैं। इस्लाम को देखोगे तो वहां पर सिया होते हैं, सुन्नी होते हैं, और भी तरह तरह के यहां पर सेक्ट हैं। तो भाई बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि देखो, तुमको जो भी धर्म मानना है मानो, तुम जैसे मानना चाहते हो वैसे मानो, कोई भी तुमको नहीं बोल सकता है कि तुम धर्म को सही पालन कर रहे हो या गलत पालन कर रहे हो। यह तुम्हारा मर्जी है कि तुम धर्म को कैसे मानते हो, क्या सही मानते हो, क्या गलत है, कोई भी तुमको एक तरीके से रोक टोक नहीं सकता है। ठीक है, अब यहां पर यह जो हमारा आइडिया है रिलीजियस फ्रीडम का, कि हर एक व्यक्ति को धार्मिक आजादी है, धर्म, अपने धर्म को अपने तरीके से फॉलो करने का आजादी है, यहां पर इसी बात को प्रिंसिपल के रूप में रखते हुए यहां पर यह तय किया गया कि जो हमारा धर्म है और जो पावर है स्टेट का, इन दोनों को अलग रखा जाए। अलग रखा जाए इन द सेंस का क्या मतलब हुआ? मतलब यहां पर यह हुआ कि हमारा जो सरकार है वो रिलीजन में, धर्म में कोई दखल नहीं देगा। धर्म से सरकार को कोई मतलब नहीं है, और सरकार धर्म के हिसाब से नहीं चलेगा। मतलब कि जो धर्म मानने वाले लोग हैं वो अपना मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारा जाएं, चर्च जाएं, कहीं जाए, सरकार को कोई मतलब नहीं है, सरकार उसमें कुछ नहीं करेगा। लेकिन वहां जो धर्म मानने वाले लोग हैं
उनका सरकार में भी कोई दखल नहीं है। वो चर्च से या फिर मंदिर से या मस्जिद से सरकार को डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं, सरकार को नहीं बता सकते हैं कि तुमको कैसे काम करना है। समझ गए? मतलब यहां पर हमारे देश में जो रिलीजन है, धर्म है, और जो सरकार है, इन दोनों को अलग रखा गया। अब मैं सरकार वर्ड बोल रहा हूं तो सरकार वर्ड मतलब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की बात मैं नहीं कर रहा हूं, सबकी बात कर रहा हूं। पार्लियामेंट की भी बात हो रही है, कोर्ट की भी बात हो रही है, सबकी बात हो रही है, यहां पर पूरे स्टेट की बात हो रही है, पूरे गवर्नमेंट के सारे पावर की बात हो रही है। समझ गए? और यहां पर जब हम लोग सेकुलरिज्म बोलते हैं ना, तो सेकुलरिज्म का यही बेसिक प्रिंसिपल आ जाता है कि जो सरकार है और धर्म है, ये दोनों एक दूसरे से अलग रहेंगे, दोनों एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करेंगे। सरकार जो है सभी धर्मों को बराबर ट्रीटमेंट देगी, किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेगी, किसी धर्म के मानने वाले लोगों के साथ उनके धर्म के आधार पर किसी भी तरीके का कोई भी यहां पर भेदभाव नहीं होगा। ठीक है? तो ये बेसिक चीज समझ गए। अब इसका बेसिक जो एक लाइन का मतलब था, जो कि पिछले चैप्टर में ही आप समझ चुके थे, कि सेकुलर स्टेट इज वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रोमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। मतलब कि एक ऐसा देश जहां पर किसी एक धर्म को बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं मिलता, या फिर किसी एक धर्म के हिसाब से सरकार नहीं चलती है, उसी देश को हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं? सेकुलर स्टेट बोलते हैं। जैसे इंडिया में भारत सरकार कौन सा धर्म फॉलो करती है? कोई भी धर्म फॉलो नहीं करती है। हर एक धर्म को बराबर ट्रीटमेंट दिया जाता है, और हर एक धर्म के मानने वाले जो लोग हैं उन सबको बराबर का राइट दिया गया है, बराबर का वैल्यू दिया गया है। कोई भी यहां पर कोई भी प्रिफरेंस किसी को नहीं दिया जाता है। इसके बाद हमारे सामने टॉपिक आ जाता है अगला, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। रिलीजन को, धर्म को स्टेट से अलग रखना क्यों जरूरी है, यह चीज समझते हैं। तो अभी तुरंत हमने क्या देखा कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज इट्स सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट पावर। हमने सेक्युलरिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखा कि भाई रिलीजन को स्टेट पावर से अलग रखो। सरकारी तंत्र का जो पावर है, पॉलिटिकल सिस्टम का जो पावर है, उससे धर्म को अलग रखो। धर्म उसमें किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होगा। यह सेक्युलरिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक प्रिंसिपल है। ठीक है? कहता है कि दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, यहां पर ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बहुत ही ज्यादा एकदम क्रूशियल पॉइंट है। अब यहां पर इसका ऐसा क्यों है भाई? तो ऐसा क्यों है अभी तुरंत मैं समझाऊंगा अच्छे एग्जांपल से। कहता है कि ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप लिविंग इन देम। विद इन दीज रिलीजियस ग्रुप्स there will most likely be one group that is in a majority. If this majority religious group has access to state power, then it could quite easily use this power and financial resources to discriminate against and persecute persons of other religions. अब यहां पर क्या कह रहा है? हमने क्या देखा कि भाई किसी भी देश में, डेमोक्रेटिक कंट्री में, रिलीजन को स्टेट पावर से अलग रखना जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि वो वहां पर डेमोक्रेसी अच्छे से फंक्शन कर सके। अब ऐसा क्यों जरूरी है? ऐसा इसलिए जरूरी है, कहता है कि देखो, दुनिया का कोई भी देश है ना, वहां पर एक से ज्यादा धर्म मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। ये इसका एग्जाम्पल हमने देखा। अब इसके साथ साथ यहां अलग अलग धर्म मानने वाले जब लोग रहते हैं, ये जब कहते हैं ना हम लोग, तो यहां पर इसमें कई सारी और बातें ऐड होती हैं। क्या ऐड होता है भाई? तो यहां पर देखो, कई सारे दुनिया में तुम ऐसे देशों को जानते हो जहां पर तुमको लगता है कि एक ही धर्म के लोग रहते हैं। जैसे यहां पर मिडिल ईस्ट में तुम आते हो, यहां पर जैसे कि यहां पर सऊदी अरब को तुम देख लो, या फिर यहां पर ईरान देख लो, यहां पर इराक देख लो, यहां पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, तुम ऊपर से देखते हो तो तुमको लगता है कि यार सिर्फ यहां पर तो मुस्लिम्स रहते हैं। लेकिन तुम जब ध्यान दोगे तो यहां पर जो मुस्लिम्स हैं उनके बीच में भी एक प्रकार का डिवीजन है। उनके बीच में भी मुस्लिम धर्म को कैसे मानना है, इस्लाम को कैसे मानना है, इसको लेकर के वहां पर सोसाइटी में कंफ्लिक्ट चलता है, जिसको हम लोग शिया सुन्नी कंफ्लिक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है? तो यहां पर भी एक प्रकार से सोसाइटी में जो एक तरीके से लोगों में एकजुटता है, या फिर जो लड़ाई झगड़े हैं उसको बंद करने के लिए ये सेकुलरिज्म का प्रिंसिपल काम कर सकता है। अब ये तुमको लग रहा है कि यहां पर ये प्रॉब्लम सिर्फ यहां पर है, मुस्लिम कंट्रीज में है। नहीं, ऐसा नहीं है। तुमको यहां पर
आगे चल करके 9th क्लास में 10th क्लास में तुम पढ़ोगे कि जो हम लोग यहां पर यूनाइटेड किंगडम जानते हैं, जिसमें कि हमारा ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, ये सब कंट्रीज आ जाते हैं, तो यहां पर तुमको क्या पता चलेगा कि यहां पर नॉर्दर्न आयरलैंड में, वहां पर यूरोप में भी क्रिश्चियंस में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच में झगड़ा चलता है। समझ गए? एक ही धर्म मानने वाले लोग हैं, लेकिन उस धर्म को कैसे माना जाए, इस बात को लेकर के धार्मिक झगड़ा चलता है कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट के बीच में। तो यहां पर भी यह प्रॉब्लम है। तो जब हम लोग यहां पर बात करते हैं कि भाई एक कंट्री में एक से ज्यादा धर्म मानने वाले लोग रहते हैं, तो सिर्फ हम लोग हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध ये नहीं बात कर रहे हैं, उस धर्म के सेक्ट की भी बात कर रहे हैं कि इस्लाम को मानने वाले दो तरीके से मानने वाले लोग हैं, क्रिश्चियनिटी को दो तरीके से मानने वाले लोग हैं, हिंदुइज्म को कई तरीके से मानने वाले लोग हैं। उनके बीच में भी तो झगड़ा हो सकता है धर्म को लेकर के, और होता है रियलिटी में। तो जब भी हम लोग यहां पर बात करते हैं कि देखो यहां पर किसी भी देश में एक से ज्यादा धर्म मानने वाले लोग रहते हैं, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस इन धर्मों पर नहीं होता, बल्कि धर्म के अंदर जो अलग अलग सेक्ट हैं जो कि अलग अलग तरीके से धर्म को मानते हैं, उनकी भी हम लोग बात करते हैं। समझ गए? तो यहां पर क्या बात है कि देखो यहां पर एक देश में, किसी भी देश में एक से ज्यादा धर्म मानने वाले लोग रहते हैं, और उनमें से एक ग्रुप ऐसा होगा जिसकी संख्या ज्यादा होगी। जैसे इंडिया में हिंदूज हैं जिनकी संख्या 80% है। इसी प्रकार से तुम अगर किसी भी मिडिल ईस्ट के कंट्री में जाओ, जैसे सीरिया में चले जाओ, ईरान में चले जाओ, इराक में चले जाओ, या सऊदी अरब में चले जाओ, तो वहां पर भले ही मुस्लिम्स जो हैं वो लगभग 99% के आसपास हैं, लेकिन वहां जब शिया सुन्नी को देखोगे तो ईरान में तुमको पता चलेगा कि 70 या 80% वहां पर शिया रहते हैं। इसी प्रकार से सऊदी अरब में जाओगे तो 90+ वहां पर सुन्नी रहते हैं। तो वहां पर भी जो माइनॉरिटी ग्रुप है उनके साथ भेदभाव होता है। मतलब यहां पर क्या होता है, जो मेजॉरिटी ग्रुप है, जैसे इंडिया में जो हिंदूज हैं, या फिर जो मिडिल ईस्ट है वहां पर हमारे सुन्नी मुस्लिम्स हैं, या फिर शिया मुस्लिम हैं, या फिर जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वहां पर जो प्रोटेस्टेंट ग्रुप है, इनके पास अगर पावर आ गया, जो कि मेजॉरिटी ग्रुप है उनके पास अगर पावर आ गया, तो वहां पर सोसाइटी में यह प्रॉब्लम हो सकता है कि यह जो मेजॉरिटी ग्रुप है यह दूसरे धर्म के लोगों के साथ भेदभाव करना शुरू कर दे, या फिर सरकार की ताकत का उपयोग करके उनको दबाना शुरू कर दे। उनके खिलाफ हो सकता है कि एक तरीके से आक्रामक रवैया भी अपना ले, उनके साथ लड़ाई झगड़ा होने लगे, बहुत तरीके के प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसलिए यहां पर यह जरूरी हो जाता है कि हम लोग जो हैं वो धर्म को, रिलीजन को स्टेट पावर से अलग रखें। समझ गए? अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो आगे यहां पर कहता है कि दिस टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी कुड रिजल्ट इन डिस्क्रिमिनेशन, कोर्सन एंड एट टाइम इवन किलिंग ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज। अगर यहां पर यह टायरनी स्टैब्लिश हो गया तो यहां पर इसकी वजह से हमारे देश में या फिर दुनिया के किसी भी देश में डिस्क्रिमिनेशन बढ़ सकता है, कोर्सन बढ़ सकता है, और साथ में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनकी हत्या तक भी हो सकती है। ऐसे प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। और आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा होता नहीं है, तो रियलिटी यह है कि दुनिया में जिस भी देश में इस प्रकार की व्यवस्था बनाई गई है वहां पर यह प्रॉब्लम्स देखने को मिले हैं। जैसे एग्जांपल के लिए तुमको बताता हूं कि जब पाकिस्तान देश बना था, तो पाकिस्तान देश बना था उस समय करीब 23% यहां पर नॉन मुस्लिम्स हुआ करते थे, जिसमें हिंदूज रहा करते थे, सिख रहा करते थे वहां पर। लेकिन पाकिस्तान देश बना तो धर्म के आधार पर बना, तो वहां की जो सरकार है वो इस्लाम धर्म को पूरी तरीके से मानती है, पूरी तरीके से सपोर्ट करती है। तो वहां पर आज के समय में अगर आप देखें तो वहां पर अगर हम लोग नॉन मुस्लिम्स की संख्या देखें तो वो 2% या फिर 3% के आसपास बचे हुए हैं। बहुत सारे लोग वहां से भेदभाव के कारण उस देश को छोड़ करके भाग गए, बहुत सारे लोगों ने धर्म बदल लिया, बहुत तरीके के और भी प्रॉब्लम्स हुए। इसी प्रकार से अगर तुम देखो तो और भी दूसरे देशों में, जब तुम आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड का एग्जांपल देखोगे तो वहां पर कैथोलिक प्रोटेस्टेंट के बीच में झगड़ा हुआ, तो प्रोटेस्टेंट वहां पर पावर में थे, तो उन लोगों ने भी ऐसा ही किया। इसी प्रकार से मिडिल ईस्ट में कई सारे देशों में तुमको ऐसी कहानियां देखने को मिल जाती हैं। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि थ्योरी की हम लोग बात कर रहे हैं। दुनिया के अलग अलग देशों को जब तुम देखोगे, उनका
इस प्रकार का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जब तुम देखोगे वहां पर ऐसा रियलिटी में होता है। जैसे सऊदी अरब का एग्जांपल हमने देखा, सऊदी अरब में सरकार ने धर्म को स्वीकार कर लिया, धर्म को मानती है, इसी वजह से वहां पर वे लोग जो हैं, जो सरकार है, वही दूसरे धर्म के लोगों को जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर मीटिंग नहीं करने देती, अपने जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको बनाने नहीं देती। यह चीज यहां पर होता है, ठीक है। अब यहां पर कहता है कि द मेजोरिटी कुड क्वाइट इजीली प्रिवेंट माइनॉरिटीज फ्रॉम प्रैक्टिसेस देयर रिलीजन। जो माइनॉरिटीज हैं उनको अपने धर्म मानने से रोक सकती है। किसी भी प्रकार का डोमिनेशन धर्म के आधार पर वो किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटीज के लिए सही नहीं है, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको एक प्रकार से वायलेट करती है। इसका मतलब क्या हुआ समझिए, जब भी हम लोग एक शब्द बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ? डेमोक्रेसी का मतलब हुआ कि हमारे देश में एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर हर एक व्यक्ति, हर एक पर्सन अपनी मर्जी से अपने पसंद के व्यक्ति को सरकार में बैठा सकता है वोट दे करके। यानी कि हर एक व्यक्ति के पास क्या है? इक्वल राइट है। क्या है? इक्वल राइट, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में हम लोग क्या करें, सरकार रिलीजन को इंक्लूड कर दे, सरकार जो है रिलीजन को इंक्लूड कर ले, तो क्या हम लोग इक्वल राइट दे रहे हैं लोगों को? नहीं दे रहे हैं भाई। यहां पर हम लोग इक्वल राइट किसको दे रहे हैं? धर्म के आधार पर दे रहे हैं। यानी कि किसी व्यक्ति के पास, यानी जो कम्युनिटी मेजोरिटी है उसके पास ज्यादा पावर हो गया है, और जो माइनॉरिटी है उसके पास क्या है? कम पावर है। समझ गए? तो यहां पर क्या हो गया, हमने जो लोग हैं उनको इक्वल राइट देने से मना कर दिया, उनके धर्म के आधार पर, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के आधार पर। तो यहां पर यह पूरी तरीके से जो डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल है उसको वायलेट करता है। डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि भाई सब लोगों को बराबर का अधिकार हो, सब लोगों को इक्वालिटी मिले। लेकिन अगर हम लोग यहां पर धर्म के आधार पर व्यवस्था बना देते हैं, धर्म के आधार पर किसी एक कम्युनिटी को सरकार में पावर दे देते हैं, तो फिर वहां पर क्या हो जाता है, ये कम पावर और ज्यादा पावर का डिफरेंस हो जाता है। एक कम्युनिटी के पास ज्यादा पावर, दूसरे कम्युनिटी के लोगों के पास कम पावर, और यहां पर इक्वल राइट का कंसेप्ट जो है वो वायलेट हो जाता है। समझ गए? इसलिए यहां पर बोला जाता है कि किसी भी कंट्री के लिए जो कि डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करती है वहां पर यह प्रिंसिपल होना बहुत ही जरूरी है, सेकुलरिज्म होना बहुत ही जरूरी है। समझ गए? कहता है कि therefore the tyranny of majority and the violation of fundamental rights that can result is one reason why it is important to separate the state and religion in the democratic societies। क्यों जरूरी है आप लोग समझ गए कि यहां पर डेमोक्रेसी जो है उसका बेसिक प्रिंसिपल है इक्वल राइट्स का, सभी लोगों को बराबर का अधिकार, बराबर का पावर। लेकिन अगर हम लोग यहां पर रिलीजियस आधार पर किसी कम्युनिटी को सरकारी पावर दे देते हैं, जैसे कि सऊदी अरब में पावर है, पाकिस्तान में पावर है, या फिर जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वहां पर पावर है, तब जाकर के वहां पर लोगों के साथ भेदभाव होना शुरू हो जाता है और हमारे डेमोक्रेसी का जो बेसिक प्रिंसिपल है इक्वल राइट का वो वायलेट होने लगता है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे यहां पर क्या बोलता है, आगे बोलता है कि अनदर रीजन दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट इज इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज बिकॉज वी ऑल्सो नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू एक्सिट फ्रॉम द रिलीजन, एम्ब्रेस अनदर रिलीजन और हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग्स डिफरेंटली। यहां पर दूसरा पॉइंट है कि क्यों यहां पर हमें रिलीजन और स्टेट को अलग रखना चाहिए, यानी सेक्युलरिज्म का प्रिंसिपल क्यों फॉलो करना चाहिए। उसका दूसरा पॉइंट यहां पर यह है कि हर एक व्यक्ति को हमने आजादी दी है कि वो अपने हिसाब से अपने धर्म का पालन कर सकता है, फॉलो कर सकता है। ठीक है, अब उसके मन में अचानक से आ सकता है कि यार ये जो मैं कर रहा हूं ये सही नहीं है, हमको दूसरे तरीके से अपने धर्म को मानना चाहिए, या फिर ये जो मैं कर रहा हूं ये सही नहीं है, मैं दूसरा धर्म अपना लेता हूं। तो उसके पास ये राइट हो, अधिकार हो कि वो अपनी मर्जी से अपने धर्म को या तो छोड़ सके या फिर किसी दूसरे धर्म को अपना सके, या फिर अपने धर्म को मानने का तरीका वो बदल दे। ये उसके पास अधिकार होना चाहिए, ये उसके पास राइट होना चाहिए। इसलिए हमें यहां पर सरकार से धर्म को अलग रखना जरूरी है। तो बोलिएगा इस दोनों पॉइंट में क्या रिलेशन है, सरकार को धर्म से अलग रखना चाहिए और आदमी अपना धर्म प्रैक्टिस कर रहा है, रिलीजन चेंज करना चाहता है, इसका इन दोनों का क्या रिलेशन है। रिलेशन ये है
कि मान लो कि हम लोग क्या करते हैं, धर्म मानने वाले लोगों को, रिलीजियस लोगों को पावर दे देते हैं, पॉलिटिकल पावर। तो कोई आदमी अगर रिलीजन छोड़ना चाहेगा या अपने रिलीजन को फॉलो करने का तरीका बदलना चाहेगा तो सरकार उसको करने नहीं देगी, सरकार उसको परमिशन नहीं देगी, बोले ये तुम तो रिलीजन सही से फॉलो नहीं कर रहा है, तुमको सजा मिलेगा, ऐसा हो सकता है। इसलिए यहां पर यह चीज जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल यहां पर दिया गया है एक सोशल प्रैक्टिस का, जिसको कि हम लोग अनटचेबिलिटी के नाम से जानते हैं, छुआछूत के नाम से जानते हैं। आप सभी को पता होगा कि भाई हमारे देश में जात के आधार पर, कास्ट के आधार पर भेदभाव होता है, और ये हमारे कास्ट के आधार पर जो हमारे समाज में भेदभाव होता है उसका सबसे गंदा रूप है। सीखिए मतलब क्या, मतलब यहां पर हमारे सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कि अनटचेबल माना जाता है, मतलब कि उनको छूने लायक भी नहीं समझा जाता, इतनी बुरी उनको नजर से देखा जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, इसी कंसेप्ट को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं और इस रिस्पेक्ट में समझते हैं। कहता है कि यू माइट फील दैट यू डिसलाइक दिस प्रैक्टिस विद इन हिंदुइज्म एंड देयरफॉर यू वांट टू ट्राई एंड रिफॉर्म इट। हाउएवर इफ स्टेट पावर वेयर इन द हैंड्स ऑफ दोज हिंदूज हु सपोर्ट अनटचेबिलिटी, देन डू यू थिंक दैट यू वुड हैव एन इजी टास्क टू ट्राई एंड चेंज दिस। मतलब यहां पर कह रहा है कि देखो, यहां पर हमारा रिलीजन है हिंदुइज्म, ठीक है, हमारे कंट्री में बहुत पॉपुलर है, 80% लोग फॉलो करते हैं। हमारे हिंदुइज्म में एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, अनटचेबिलिटी की प्रॉब्लम है। इस प्रैक्टिस को हम लोग खत्म करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं, सब लोग चाहते हैं कि यह अनटचेबिलिटी खत्म हो जाए। हम लोग ये क्यों करने पा रहे हैं, इसलिए करने पा रहे हैं क्योंकि सरकार हमें नहीं रोक रही है, सरकार सपोर्ट कर रही है कि हाँ भैया तुम लोग क्या करो, इस प्रैक्टिस को किसी तरीके से समाज से खत्म करो। मान लो कि हमारे देश की सरकार में ऐसे लोग पावर में बैठे हुए हैं, हम लोग, हमारी देश की जो सरकार है वो धर्म के आधार पर चलती है, ऐसे लोग पावर में बैठे हुए हैं जो कि अनटचेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं कि भाई सोसाइटी में अनटचेबिलिटी होना चाहिए। तो क्या आप समाज में चाह करके भी इस व्यवस्था को खत्म करने पाओगे? नहीं करने पाओगे। इसलिए यहां पर सोसाइटी में धर्म में सुधार करने के लिए, चेंजेस करने के लिए, धर्म मानने का तरीका में बदलाव करने के लिए यहां पर हमें जरूरी है कि सरकारी तंत्र से रिलीजन अलग रहे, धर्म अलग रहे। समझ गए? अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो आगे यहां पर कहता है कि इवन इफ यू वेयर पार्ट ऑफ डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप यू माइट फेस अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम फेलो मेंबर्स ऑफ योर कम्युनिटी। मतलब कि मान लो कि तुम अपर कास्ट हिंदू भी हो और तुम अनटचेबिलिटी को खत्म करना चाहते हो, फिर भी लोग तुम्हारा विरोध करेंगे, तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे। इसलिए यहां पर हमें जरूरी है कि हम लोग क्या करें, एक तरफ रिलीजन और दूसरे तरफ स्टेट को, दोनों को एक दूसरे से दूर रखें। स्टेट में किसी भी प्रकार से रिलीजन जाकर के दखल ना दे, किसी भी तरीके से छेड़छाड़ ना करे। ठीक है, आगे कहता है कि these members who have control of state power might say that there is only one interpretation of Hinduism and that you do not have freedom to interpret this differently। वही बात है कि भाई मान लो अगर धर्म के लोग पावर में हैं और तुम बोलो कि नहीं ये चीज सही नहीं है, हमारे धर्म में ये चेंज होना चाहिए, तो वो लोग बोलेंगे नहीं तुम कैसे बोल रहा है भाई, तुम्हारे पास क्या पावर है, तुम कैसे बोल रहा है, हम लोग जो बोलेंगे वही होगा। इसलिए यहां पर हमें जरूरी है कि हम लोग रिलीजन और स्टेट को दोनों को अलग अलग रखें ताकि दोनों अलग अलग फंक्शन कर सकें। अब यहां पर आगे हमारे सामने टॉपिक आ जाता है व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म। यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, सेकुलरिज्म तो पढ़ेंगे लेकिन हम लोग इंडिया के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। यानी कि इंडिया में जो हमारा सेकुलरिज्म है, हमारे देश की जो सोसाइटी है, हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यहां पर किस प्रकार से सेकुलरिज्म प्रैक्टिस होता है, यहां पर क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होते हैं, यह चीज यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब यहां पर कहता है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द इंडियन स्टेट विल बी सेकुलर। यानी कि यहां पर क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये लिखता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमारा जो इंडियन स्टेट है वो सेकुलर रहेगा। इंडियन स्टेट सेकुलर रहेगा कहने का क्या मतलब है, हमारा पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो सेकुलर रहेगा। यानी कि हमारे कोर्ट्स, हमारे पार्लियामेंट, हमारी जो पूरा गवर्नमेंट है, साथ में जो पूरी ब्यूरोक्रेसी है, पूरा जो यहां पर हमारा सरकारी तंत्र है, पुलिस हो गया, सरकारी ऑफिसेज हो गए, सरकारी स्कूल हो गए, हॉस्पिटल हो गए, सरकारी यहां पर कोर्ट हो गया, जो भी सरकार से रिलेटेड है चीज, जो भी पॉलिटिकल पावर वाला डिपार्टमेंट वाला चीज है, वो सब क्या रहेंगे, सेकुलर रहेंगे। सेकुलर रहने का मतलब आप समझ गए, यानी कि उस व्यवस्था को रिलीजन से कोई मतलब नहीं है, उसके पास कोई
कोई आदमी गया, उस आदमी के रिलीजन से उस व्यवस्था को कोई मतलब नहीं है। वो जो व्यक्ति है जो कि सरकारी ऑफिस में बैठ रहा है, वो किसी भी धर्म को प्रेफरेंस नहीं दे सकता है, सबको बराबर उसको ट्रीट करना है। ठीक समझ गए? अब यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी क्यों बातें कही गई है, यह चीज जरा सा समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि क्यों ऐसा किया गया यहां पर, ताकि हमारे कंट्री में, हमारे सोसाइटी में कोई एक रिलीजियस कम्युनिटी पूरी दूसरे कम्युनिटीज को डोमिनेट ना करे। मतलब कि हमारे देश में सभी धर्मों को बराबर का ट्रीटमेंट मिले, किसी भी धर्म के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, कि कोई भी एक धर्म दूसरे धर्म के ऊपर हावी ना हो। इसलिए यह प्रैक्टिस हमारे कंट्री में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अपनाया गया। दूसरा यहां पर पॉइंट है that some members do not dominate other members of the same religious community। एक ही रिलीजियस कम्युनिटी के कुछ लोग उसी कम्युनिटी के दूसरे लोगों के साथ भेदभाव ना करें या फिर डोमिनेट ना करें। इसका एग्जाम्पल अभी तुरंत हमने क्या देखा, अनटचेबिलिटी। इसमें क्या होता है भाई, एक ही धर्म है, कौन सा धर्म है, हिंदू धर्म है। इसी में हम क्या देखते हैं, जो अपर कास्ट के हिंदूज हैं वो उसी कम्युनिटी के जो लोअर कास्ट के लोग हैं, जिनके साथ हमेशा से भेदभाव होता आया है, उनके साथ क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं, उनको डोमिनेट करते हैं। मतलब कोई दूसरे धर्म के साथ हम लोग भेदभाव नहीं कर रहे हैं, अपने ही धर्म के लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। तो यहां पर इस चीज को भी रोकने के लिए यहां पर सेकुलरिज्म को होना जरूरी है। और इसके साथ साथ तीसरा पॉइंट यहां पर बोलता है कि स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पार्टिकुलर रिलीजन नॉर टेक अवे रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। तीसरा पॉइंट है कि सरकार किसी एक धर्म को लोगों के ऊपर ना थोपे और लोगों के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, और लोगों का जो रिलीजियस फ्रीडम है वो लोगों के पास बना रहे, उनका धर्म के आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, और अपनी मर्जी से लोग जो हैं वो अपने धर्म को फॉलो कर सके। समझ गए? अब यहां पर इन चीजों को लागू करने के लिए, सेक्युलरिज्म को लागू करने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कई तरीके अपनाता है। कई तरीकों में जो अलग अलग तरीके हैं उनको जरा सा हम लोग यहां पर देखते हैं। द इंडियन स्टेट वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट एबव डोमिनेशन। जो 3 पॉइंट्स ऊपर हमने बोले ना, वो 3 पॉइंट्स को अच्छे से लागू करने के लिए कई स्ट्रेटजीज अपनाई जाती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, कई तरीके अपनाए जाते हैं, जिनको कि बारी बारी से हम देखते हैं। पहला तरीका क्या है, पहला स्ट्रेटेजी बोलता है इट यूजेस अ स्ट्रेटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन। पहला यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रेटेजी है कि भैया जो सरकार है वो धर्म से दूर रहेगी, सरकार को, स्टेट को रिलीजन से कोई मतलब नहीं है, रिलीजन वाले लोग अपना काम करें, सरकार अपना काम करेगी। यह पहला स्ट्रेटेजी अपनाया जाता है। मतलब यहां पर यह है कि द इंडियन स्टेट इज नॉट रूल्ड बाय अ रिलीजियस ग्रुप एंड नॉर डज इट सपोर्ट एनी वन रिलीजन। मतलब कि हमारे देश की जो सरकार है, हमारा जो देश है, वो किसी धार्मिक आधार पर नहीं चलाया जाता है, धर्म के लोग उसको नहीं चलाते हैं, और ना ही हमारी जो सरकार है, हमारा जो पूरा स्टेट है, वो किसी एक धर्म को मानता है या सपोर्ट करता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सब धर्मों को बराबर ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसके लिए क्या प्रिंसिपल अपनाया गया है, प्रिंसिपल यह अपनाया गया कि भाई किसी धर्म को मानो ही मत। जो सरकार है, जो कोर्ट है, जो पुलिस है, जो यहां पर पूरी व्यवस्था है सरकार की, वो किसी धर्म को नहीं मानेगी, सब धर्म से दूर रहेगी। सब धर्म वाले लोग जो हैं अपना अपना काम करेंगे, अपना घर में काम करेंगे, अपना मंदिर मस्जिद चर्च में जाकर के काम करेंगे, सरकार को किसी से कोई मतलब नहीं है। समझ गए? अब कहता कि इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेसेस लाइक लॉ कोर्ट्स, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल, ऑफिसर्स आर नॉट सपोज टू डिस्प्ले और प्रोमोट एनी रिलीजन। यानी जो भी लोग सरकार से जुड़े हुए हैं या सरकारी तंत्र में किसी भी तरीके से शामिल हैं, या कोई भी सरकारी ऑफिस है, सरकारी बिल्डिंग है, वो किसी भी तरीके से किसी एक रिलीजन को ना तो डिस्प्ले करेगा ना ही उसको प्रोमोट करेगा। समझ गए? किसी धर्म के साथ किसी भी तरीके का कोई भी जुड़ाव यहां पर सरकारी तंत्र का नहीं होगा। जो सरकारी तंत्र है
वो सभी धर्मों से दूरी बना करके रखेगा, वो उससे अलग रहेगा। जैसे एग्जाम्पल यहां पर दिया गया है कि एक गवर्नमेंट हाई स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल है, जगह है सीमापुर में। यहां पर बच्चे जो हैं एक रिलीजियस फेस्टिवल मनाना चाहते हैं। बोलते हैं कि सर देखिए अगले महीने एक बड़ा सा रिलीजियस फेस्टिवल है, हमने स्कूल में कभी भी ये फेस्टिवल नहीं मनाया, इस साल हम लोग चाहते हैं कि हम लोग स्कूल में इस फेस्टिवल को मनाएं। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या होता है, जो टीचर हैं वो बोलते हैं कि देखो ये पॉसिबल नहीं होने पाएगा, क्योंकि ये एक प्रकार का गवर्नमेंट स्कूल है और हम लोग किसी भी एक रिलीजन को प्रोमोट नहीं कर सकते हैं या फिर इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते हैं। प्राइवेट स्कूल में ऐसा हो सकता है, लेकिन सरकारी स्कूल किसी भी एक रिलीजन को, एक धर्म को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। और साथ में जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वो किसी भी रिलीजियस फेस्टिवल को स्कूल प्रेमिसेस में नहीं मना सकते हैं, और ज्यादातर जो फेस्टिवल्स होते हैं उस दिन स्कूल में छुट्टी कर दी जाती है, क्योंकि सरकार जो है किसी भी धर्म के साथ, एक धर्म के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। ठीक है, समझ गए। अब यहां पर देखिए आगे बात करें तो आगे यहां पर क्या है, वही इसी कहानी का एग्जांपल देता है कि इन द एबव स्टोरी बोर्ड द सेलिब्रेशन ऑफ द रिलीजियस फेस्टिवल विद इन द स्कूल वुड हैव बीन अ वायलेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ ट्रीटिंग ऑल रिलीजन्स इक्वली। अगर स्कूल में किसी एक धर्म का फेस्टिवल मनाया जाएगा तो यह एक प्रकार से जो सरकार का प्रिंसिपल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल है कि हम लोग सभी धर्मों को बराबर का ट्रीटमेंट देते हैं, ये दोनों क्लैश कर जाएंगे। एक तरफ सरकार बोल रही है कि हम लोग सब धर्म को बराबर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और दूसरी तरफ सरकारी बिल्डिंग में क्या हो रहा है, एक धर्म के एक फेस्टिवल को मनाया जा रहा है। तो ये तो सही चीज नहीं है। ठीक है, आगे कहता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स कैन नॉट प्रोमोट एनी वन रिलीजन ईदर इन देयर मॉर्निंग प्रेयर और थ्रू रिलीजियस सेलिब्रेशन। जब गवर्नमेंट स्कूल हैं वो किसी भी तरीके से किसी एक रिलीजन को अपने स्कूल में प्रमोट नहीं कर सकते, जैसे मॉर्निंग प्रेयर में इंक्लूड करके या स्कूल में रिलीजियस सेलिब्रेशंस करके, ऐसा वो नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे देश में प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स को यह परमिशन है कि वो अपनी मर्जी से अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं, अपने धर्म को वो प्रमोट कर सकते हैं और किसी भी रिलीजियस फेस्टिवल को वो सेलिब्रेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़े तो आगे यहां पर दूसरा पॉइंट क्या है भाई, दूसरा पॉइंट यहां पर कहता है द सेकेंड वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द एबव डोमिनेशन इज थ्रू ए स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। दूसरा तरीका जिस तरीके से सरकार सेक्युलरिज्म को लागू करती है हमारे देश में, वो ये है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लागू करता है कि देखो जो यहां पर हमारी जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है वो किसी भी तरीके से किसी भी धर्म में इंटरफेयर नहीं करती है, उनके साथ किसी भी तरीके से उनके धर्म में कोई भी एक तरीके से इंटरफेयर, कोई ऐसा काम नहीं करती है जिससे उनका धर्म में कोई वायलेशन हो। जैसे एग्जाम्पल यहां पर दिया गया है कि देखो यहां पर क्या होता है, यहां पर एक एग्जाम्पल है कि देखो यहां पर दो दोस्त थे, दोनों ने क्या किया, दोनों ने स्कूटर खरीदा तो दोनों दोस्त बोले कि चलो यार घूम के आते हैं, मस्त स्कूटर, एकदम मस्ती से जाएंगे, एकदम घूम फिर के करके आएंगे। ठीक है, तो यहां पर दोनों दोस्त निकलते हैं, तो एक दोस्त है वो क्या करता है, हेलमेट पहन लेता है। अब हेलमेट पहन लेता है तो वो अपने दोस्त को बोलता है कि भाई देख तूने हेलमेट नहीं पहना है, तेरा फाइन कट जाएगा, तेरा चालान कट जाएगा। ठीक है, अब इसका जो दोस्त है, इसका नाम है परमजीत, ये जो है ये पगड़ी पहनता है और ये बोलता है कि नहीं मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे फाइन नहीं कटेगा। तो इसका फ्रेंड पूछता है कि क्यों भाई, क्यों फाइन नहीं कटेगा? उसका कारण क्या है कि यहां पर हमें पता है कि जो सिख धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके लिए उनका पगड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहां पर सरकार ने इनको एक तरीके का एक्सेप्शन दे करके रखा है सिख धर्म के फॉलोअर्स को कि आप जो हैं आपके लिए हेलमेट पहनना कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है, क्योंकि आपके लिए जो पगड़ी पहनना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपको हम लोग छूट देते हैं कि आप जो है हेलमेट नहीं पहनिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर सरकार इनके धर्म में इंटरफेयर नहीं करना चाहती है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इनके लिए स्पेशल कोई नियम कानून बनाया गया, नहीं, इसी प्रकार से जो अलग अलग रिलीजन्स हैं, अलग अलग धर्म हैं, उनमें भी कहीं अगर सरकार को ऐसा लगता है कि हमारे एक्शन की वजह से इस धर्म में किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस हो रहा है
तो सरकार वहां पर एक्सेप्शन दे देती है। मतलब यहां पर सरकार का सिंपल पॉलिसी है, कॉन्स्टिट्यूशन का सिंपल पॉलिसी है कि हम लोग जो हैं वो किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी के रिलीजियस बिलीफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उनको किसी भी तरीके से हम लोग कोई भी स्पेशल प्रिविलेज दे करके, छूट दे करके उनके धर्म में हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे। समझ गए? यहां पर यही चीज है कि इन द अबव स्टोरी बोर्ड परमजीत द सिख यूथ डज नॉट हैव टू वियर अ हेलमेट। परमजीत को हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है भाई? क्योंकि हमारा जो इंडियन स्टेट है वो ये बात स्वीकार करता है कि जो पगड़ी है, टर्बन है, वो सिख धर्म में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत ही सेंट्रल पॉइंट है। इसलिए यहां पर सरकार या फिर कॉन्स्टिट्यूशन उस धर्म के साथ किसी भी तरीके का छेड़छाड़ नहीं करना चाहती है, इसलिए यहां पर एक्सेप्शन देती है। अब यहां पर इसी प्रकार से जो दूसरे धर्म हैं वहां पर अगर कोई पॉइंट आता है जहां पर छेड़छाड़ हो सकता है, भेदभाव हो सकता है, तो वहां पर सरकार एक्सेप्शन दे देती है। ठीक है। अब जो तीसरा तरीका है जिस तरीके से यहां पर इंडिया का सेकुलरिज्म काम करता है वो है प्रिवेंट डोमिनेशन लिस्टेड अर्लियर थ्रू स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरवेंशन। भाई तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन या फिर जो गवर्नमेंट है, स्टेट है, वो क्या करेगा? इंटरवेंशन करेगा, इंटरफेयर करेगा। एक तरफ हमने क्या देखा कि एक तरफ नॉन इंटरफेयर की पॉलिसी अपनाई जा रही है और दूसरी तरफ क्या पॉलिसी है? इंटरफेयर की पॉलिसी अपनाई जा रही है। मतलब एक जगह पर हम लोग धर्म में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसलिए हम लोग धर्म में क्या कर रहे हैं? एक्सेप्शन दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं? यानी कि सरकार, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रही है? धर्म में इंटरफियर कर रही है। क्यों कर रही है भाई? समझते हैं। कहता है कि यू रेड अर्लियर इन द चैप्टर अबाउट अनटचेबिलिटी। अब भाई अनटचेबिलिटी के बारे में अभी तुरंत आपने पढ़ा। अब यहां पर ये एक अच्छा एग्जांपल है जहां पर एक ही रिलीजन के लोग अपने ही रिलीजन के दूसरे लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। हिंदू, एक ही धर्म है हिंदू, उसी में जो अपर कास्ट के लोग हैं वो लोअर कास्ट के लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर सरकार जो है इस धर्म के आधार पर जो एक्सक्लूजन है या फिर जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसको रोकने के लिए, इसको बंद करने के लिए धर्म में छेड़छाड़ करती है, इंटरफेयर करती है, इंटरवेंशन करती है। मतलब यहां पर क्या हुआ? मतलब अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए या फिर इस प्रकार का कोई भी ऐसा पॉलिसी आता है जहां पर लोगों के साथ भेदभाव हो, डिस्क्रिमिनेशन हो, उसको बंद करने के लिए, रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? इंटरफेरेंस करेगी, इंटरवेंशन करेगी। समझ गए? तो यहां पर यही चीज कहता है कि इन दिस इंस्टेंस द स्टेट इज इंटरवीनिंग इन रिलीजन इन ऑर्डर टू एंड अ सोशल प्रैक्टिसेस दैट इट बिलीव्स, डिस्क्रिमिनेट्स एंड एक्सक्लूड्स एंड दैट वायलेट्स the fundamental rights of lower caste who are citizen of this country। वही बात है कि भाई यहां पर सरकार ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने रिलीजन में इंटरवेंशन किया। क्यों किया? क्योंकि सरकार को ऐसा लगा, कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा लगा कि यहां पर ये जो रिलीजियस प्रैक्टिस है, धर्म के आधार पर जो प्रैक्टिसेस हैं, वो क्या कर रहे हैं? लोगों से उनके फंडामेंटल राइट्स छीन रहे हैं। और यहां पर एग्जांपल के तौर पर जो लोअर कास्ट हिंदूज हैं, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, ये सब फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। इसलिए यहां पर गवर्नमेंट क्या करती है? इंटरफेयर करती है और एक खास प्रैक्टिस को, धार्मिक प्रैक्टिस को, अनटचेबिलिटी को बैन कर देती है। समझ गए? अब यहां पर आगे कहता है कि सिमिलरली टू इंश्योर दैट रिलेटिंग इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स आर रिस्पेक्टेड, स्टेट में हैव टू इंटरवीन द रिलीजियस बेस्ड पर्सनल लॉज ऑफ कम्युनिटीज। यहां पर हमारे देश में जो हमारा सोसाइटी है वहां पर यह कॉमन प्रचलन है कि कोई भी व्यक्ति जो है, पेरेंट्स जो होते हैं, उनकी जो संपत्ति होती है वो किसको मिलती है? बेटों को मिलती है, बेटियों को नहीं मिलती है। यहां पर यह कॉमन प्रैक्टिस है। लेकिन यहां पर ये एक तरीके से तो इक्वालिटी, फंडामेंटल राइट है इक्वालिटी, उसको वायलेट करता है कि भाई एक ही पेरेंट के दो बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, लेकिन दोनों में क्या हो रहा है? भेदभाव हो रहा है। इसको खत्म करना जरूरी है। तो इसलिए यहां पर क्या करती है सरकार? इसमें भी इंटरफेयर करती है और बोलती है कि भाई देखो, लड़का हो चाहे लड़की, दोनों को इनहेरिटेंस मिलेगा, दोनों को पिताजी की, माताजी की संपत्ति मिलेगी।
तो यहां पर इस प्रकार से जो पर्सनल लॉज हैं, रिलीजन के जो पर्सनल लॉज कहने का मतलब जो धार्मिक कानून होते हैं, जैसे कि जो यहां इनहेरिटेंस का लॉ हो गया, शादी का कानून हो गया, या फिर आपको सोसाइटी के और भी जो दूसरे डाइवोर्स हो गए, एडॉप्शन हो गए, इस प्रकार के जो कानून होते हैं उसमें सरकार दखल देती है। जब भी सरकार को लगता है कि कहीं पर किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति का कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है या कॉन्स्टिट्यूशन का कोई बेसिक प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, तब सरकार इंटरफेयर करती है, इंटरवेंशन करती है। अब यहां पर देखिए आगे कहता है कि द इंटरवेंशन ऑफ स्टेट कैन ऑल्सो बी इन फॉर्म ऑफ सपोर्ट। यहां पर इंटरवेंशन का सिर्फ यह मतलब नहीं है कि सरकार जो है जाकर के किसी चीज को बैन कर देगी, किसी चीज को रोक देगी, कोई नया कानून बना देगी, ऐसा नहीं है। कई बार जो सरकार है वो इंटरवेंशन के लिए सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। जैसे हमारे कंट्री में बहुत सारे कम्युनिटीज हैं जिनकी संख्या बहुत कम है, जैसे कि जैन कम्युनिटी है, या फिर जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनका भी संख्या कम है, या फिर सिख कम्युनिटी है, और भी दूसरे कम्युनिटीज हैं। इन कम्युनिटीज की संख्या कम है भाई। तो यहां पर ये जो कम्युनिटीज हैं, ये सिर्फ धर्म की बात नहीं हो रही है, ये लैंग्वेज के आधार पर भी हो सकता है, रीजन के आधार पर भी हो सकता है, कल्चर के आधार पर भी हो सकता है, सब तरीके से बात है। तो यहां पर इन कम्युनिटीज को अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए सरकार कई बार सपोर्ट भी करती है, उनको छूट देती है कि भाई आप जाओ अपना स्कूल बना लो, आप अपने धर्म के हिसाब से स्कूल चलाओ, अपने कल्चर के हिसाब से स्कूल चलाओ, अपने लैंग्वेज का स्कूल चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको जरूरत पड़े तो सरकार आपको सपोर्ट भी देगी, पैसा भी देगी, सब तरीके से सपोर्ट करेगी ताकि आप अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सको। तो यहां पर सरकार जो है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों को यह अधिकार देता है कि वो अपने स्कूल सेटअप कर सकते हैं, अपने कॉलेजेस सेटअप कर सकते हैं। अगर वो खुद से सक्षम नहीं है तो सरकार उनको सपोर्ट करती है, सरकार उनको एक तरीके से फाइनेंशियल एड भी देती है ताकि वो अपने कल्चर को, अपने लैंग्वेज को, अपने हेरिटेज को प्रिजर्व कर सके। समझ गए? मतलब यहां पर 3 पॉइंट्स आपने क्या समझा? सबसे पहला पॉइंट, भाई धर्म और सरकार अलग। दूसरा पॉइंट, धर्म में कोई इंटरफेरेंस नहीं। और तीसरा पॉइंट, अगर फंडामेंटल राइट या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई प्रिंसिपल वायलेट होता है तब हम लोग क्या करेंगे? धर्म में इंटरफेरेंस करेंगे। या फिर किसी भी कम्युनिटी को सरवाइव करने के लिए, अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए यहां पर सपोर्ट की जरूरत है तो सरकार उनको सपोर्ट भी देगी। जैसे एग्जांपल के लिए तुम देखो अपने आसपास, तो तुम्हारे घर के आसपास बहुत सारे मदरसे चलते हैं, तो मदरसे सरकारी चलते हैं, तो सरकार वहां पर उनको सपोर्ट करती है ताकि वो अपने कल्चर को, अपने हेरिटेज को प्रिजर्व कर सके। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़े तो आगे यहां पर क्या है भाई? कहता है कि इन व्हाट वे इज इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। यहां पर भाई हमने समझ लिया कि इंडिया का सेक्युलरिज्म कैसे काम करता है। अब हम लोग कंपेयर करेंगे कि भाई दूसरे देशों के कंपैरिजन में हमारा सेक्युलरिज्म कैसे काम करता है। अब दूसरे देशों में हम लोग 10-20 देश की बात नहीं करने वाले हैं, हम लोग सिर्फ एक देश की बात करेंगे जिसका नाम है अमेरिका। अमेरिका देश की बात करेंगे कि अमेरिका में किस प्रकार से यहां पर सेक्युलरिज्म काम करता है, उसके कंपैरिजन में इंडिया में कैसे काम करता है, दोनों को कंपेयर करके देखेंगे। कहता है कि सम ऑफ द एबव ऑब्जेक्टिव आर सिमिलर टू दोज दैट हैव बीन इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल द यूएसए। मतलब यहां पर कहता है कि देखो, हमने इंडिया के जो प्रिंसिपल्स देखे, बेसिक तरीका देखा कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है, रिलीजन के मामले में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करता है, वो जैसे इंडिया में काम करता है वैसा ही दूसरे सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में काम करता है, जैसे कि यूएसए, यूके में भी ऐसा ही नियम कानून है। लेकिन कुछ बेसिक डिफरेंस है, तो वही बेसिक डिफरेंस हम लोग समझते हैं। जैसे यूएसए की बात करें तो यूएसए में जो फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया, मतलब जो पहला संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट किया गया, वहां पर यूएसए में यह चीज ऐड कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई prohibits the legislature from making laws respecting and an establishment of religion or that prohibit the free exercise of religion। मतलब यहां पर क्या है कि वहां पर पहला अमेंडमेंट जो पास किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें यह लिखा गया कि भाई जो सरकार है वो किसी भी एक धर्म को सरकारी धर्म घोषित नहीं कर सकती है। जैसे पाकिस्तान का सरकारी धर्म क्या है भाई? इस्लाम है। सऊदी अरब का सरकारी धर्म क्या है? इस्लाम है। यूके का सरकारी धर्म क्या है? क्रिश्चियनिटी है। और भी
देश हैं जहां पर सरकारी धर्म होता है, लेकिन अमेरिका में कोई भी सरकारी धर्म नहीं होगा, कभी भी सरकार यह घोषित नहीं कर सकती है। यह चीज वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया। ठीक है, यहां पर इस्टेब्लिशमेंट का क्या मतलब है? लेजिस्लेचर कैन नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन नॉर दे गिव प्रेफरेंस टू वन रिलीजन। किसी भी धर्म को ना तो सरकारी धर्म घोषित करेगा, ना ही किसी धर्म को प्रेफरेंस देगी सरकार, यह कभी भी नहीं किया जाएगा। इन द यूएसए द सेपरेशन बिटवीन द स्टेट एंड रिलीजन मींस दैट नीदर द स्टेट नॉर रिलीजन कैन इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ वन अनदर। यूएसए के बारे में एक बात समझ लीजिए, यूएसए में क्या है भाई, एकदम स्ट्रिक्ट डिफरेंस है, या फिर स्ट्रिक्ट दोनों को अलग रखा गया है। मतलब जो स्टेट है, सरकार है और रिलीजन है, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। धर्म वाले लोग कुछ भी कर ले, सरकार धर्म में इंटरफेयर नहीं करेगी, सरकार धर्म को डायरेक्ट नहीं करेगी, या फिर उनको किसी भी प्रकार से कंट्रोल या फिर कोई ऑर्डर नहीं देगी। कुछ भी वो कर सकते हैं अपने धर्म में, जो करना है करें, कोई मतलब नहीं है। और सरकार अपना काम करेगी, सरकार कुछ भी करेगी, धर्म वाले लोग सरकार के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, सरकार को कोई डायरेक्शन या कुछ भी नहीं कर सकते, कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। मतलब स्ट्रिक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि धर्म अपना काम करेगा, सरकार अपना काम करेगी, दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, कोई कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में। ठीक है, इसके कंपैरिजन में इंडिया में हमने क्या देखा? इंडिया में हमने देखा कि जो इंडिया में सेक्युलरिज्म है, वहां पर यह प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जाता है, स्ट्रिक्ट हम लोग डिफरेंस नहीं रखते हैं। मतलब यहां पर यह है, मतलब कि देखो यहां पर हमारे देश में हम जो हैं, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी जो सरकार है, वो धर्म में इंटरफेयर नहीं करती है, जनरली नहीं करती है, कोई मतलब नहीं है, सरकार खुद को धर्म से अलग रखती है। लेकिन किसी भी धार्मिक वजह से, किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस की वजह से, प्रिंसिपल की वजह से, अगर कभी भी फंडामेंटल राइट जो हैं, फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई बेसिक प्रिंसिपल वायलेट होता है, तब यहां पर हमारे देश का जो सरकार है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो धर्म में इंटरफेयर करती है। मतलब जैसे हम लोग ने देखा कि अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस है, वो एक तरीके से धार्मिक कारणों की वजह से वहां भेदभाव होता है, उसको सरकार ने बैन कर दिया। समझ गए? इसके अलावा जो माइनॉरिटीज हैं उनको सपोर्ट भी करती है कि भाई तुम लोग जो है अपने कल्चर को प्रिजर्व करो, अपने हेरिटेज को प्रिजर्व करो, उसलिए सपोर्ट भी देती है। ऐसा कुछ भी अमेरिका में नहीं होता। किसी भी तरीके से सरकार जो है धर्म में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती है, कोई भेदभाव नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती है। रिलीजन वाले जो करना है करें, कुछ भी करें, वो सरकार कुछ नहीं करेगी। लेकिन यहां पर हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये तय करता है कि भाई देखो, हमारे देश की जो सरकार है, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो किसी भी धर्म के रोजमर्रा के काम में कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। कहां पर मंदिर में पूजा हो रहा है या नहीं, मस्जिद में नमाज हो रही है या नहीं, कुछ हो रहा है या नहीं, सरकार को कोई मतलब नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन को कोई मतलब नहीं है। प्रॉब्लम कब आएगा? जब फंडामेंटल राइट या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई बेसिक प्रिंसिपल अगर वायलेट होगा, तब यहां पर हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारे देश की जो सरकार है, वो जाकर के इंटरविन करेगी। और इसी आधार पर यहां पर जो सरकार है वो धार्मिक कानूनों में कोई इंटरवेंशन कर सकती है, या फिर कुछ भी छेड़छाड़ या कुछ भी कर सकती है। अब यहां पर आगे देखिए क्या कहता है कि द इंडियन स्टेट इज सेकुलर एंड वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन guarantees fundamental rights that are based on this secular principle. However, this is not to say that there is no violation of these rights in the Indian society. भाई सिंपल सा बात है कि देखो भाई, हमारे देश की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे देश का जो संविधान है, हमारे देश की जो सरकार है, वो कई तरीके से एक तरीके से सेकुलरिज्म को बनाए रखती है। जैसे हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल्स के आधार पर हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमारे सोसाइटी में, हमारे देश में किसी भी तरीके से कोई भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं होता है। आए दिन होते रहता है, हमेशा फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, लोगों के साथ गलत ट्रीटमेंट होता है, भेदभाव होता है। सिर्फ धर्म के आधार पर नहीं बल्कि दूसरे आधार पर भी भेदभाव होता है, बहुत तरीके के गलत ट्रीटमेंट लोगों को झेलने पड़ते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भाई दोनों तरीके से कोई बात नहीं। मतलब यहां पर यह है कि देश में सारा प्रॉब्लम खत्म हो गया, ऐसी भी बात नहीं है।
और देश में सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ऐसी भी बात नहीं है। हमारे देश में प्रॉब्लम्स हैं, चल रहे हैं भाई, यहां पर लोगों के साथ भेदभाव होता है, प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी लगातार हम लोग खोज रहे हैं, लगातार उसको हम लोग ठीक करने की, सॉल्व करने की कोशिश भी कर रहे हैं। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म काम कर रहा है ताकि ये प्रॉब्लम्स ना आए, यहां पर किसी भी तरीके की ऐसे वायलेशंस ना हो, राइट्स का वायलेशन ना हो, कोई भी तरीके से प्रॉब्लम ना हो। आगे कहता है कि द नॉलेज दैट सच राइट एग्जिस्ट मेक्स अस सेंसिटिव टू देयर वायलेशन एंड इनेबल्स अस टू टेक एक्शन व्हेन दिस वायलेशन टेक प्लेस। अब यहां पर ये पॉइंट इस तरीके से समझिए कि यहां पर ये जो चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है, यहां पर आपको आपके राइट्स के बारे में बताया जा रहा है कि आपके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, रिलीजन को लेकर के राइट्स क्या है, सरकार क्या सोचती है, कब इंटरफेयर करती है, कब नहीं करती है। क्यों बताया जा रहा है? इसलिए बताया जा रहा है, जब आपको आपके राइट्स पता होंगे, सोसाइटी के लोगों को राइट्स पता होंगे, और जब वो सोसाइटी में कहीं कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव देखेंगे, तब वो एक प्रकार से, अगर कहीं पर उनको भेदभाव दिखेगा, तब उनको पता होगा कि ये चीज गलत हो रहा है, ये चीज सही हो रही है, तब उनको पता होगा और वो एक्शन लेने पाएंगे या फिर एक्शन लेने के लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। समझ गए? अब यहां पर देखिए 2004 की एक छोटी सी जानकारी दी गई है कि देखो फ्रांस में क्या हुआ। 2004 में एक कानून पास किया गया और उस कानून के तहत यह तय किया गया कि फ्रांस के कोई भी जो स्कूल होंगे, वहां पर जो स्टूडेंट्स होंगे, वो किसी भी तरीके का रिलीजियस या फिर पॉलिटिकल साइन या सिंबल नहीं पहन सकते। जैसे जो इस्लामिक जो हेड स्कार्फ होता है, यानी जो बुर्का इस्लामिक लड़कियां पहनती हैं, या फिर और जो चीजें होती हैं, जैसे जीविस जो स्कल कैप पहनते हैं, कैप पहनते हैं, मुस्लिम्स जो कैप पहनते हैं, जो सिख पगड़ी पहनते हैं, जो हिंदूज अगर तिलक लगाते हैं या फिर कोई कलावा बांधते हैं, ये किसी भी तरीके का कुछ भी यहां पर ये लोग पहन करके स्कूल में नहीं जा सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट जो है किसी भी तरीके का रिलीजियस, कोई भी रिलीजियस साइन या फिर पॉलिटिकल साइन वो स्कूल में पहन करके नहीं जा सकते हैं। अब इस कानून का वहां के लोगों ने बहुत विरोध किया, जो वहां पर इमिग्रेंट्स आए हुए थे उन्होंने बहुत विरोध किया। ठीक है, तो यहां पर क्यों विरोध किया भाई? क्योंकि उनके फंडामेंटल राइट्स के साथ वायलेशन है एक प्रकार का। ठीक है, लेकिन भाई फ्रांस है, वहां पर अलग कानून चलते हैं। वहां पर यह कानून चलता है कि भाई देखो, वहां पर रिलीजन जो है उसको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दिया जाता। सरकार किसी भी तरीके से रिलीजन को कोई छूट नहीं देती, रिलीजन को बचाने या फिर उसको सपोर्ट करने का कोई काम नहीं करती है। समझ गए? तो यहां पर आगे हमारे सामने क्या है, एक्सरसाइजेज हैं। चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।